हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। अब जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ये मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते थे। फर्स्ट वाज द प्लांट सेल एंड सेकंड वाज द एनिमल सेल, राइट। सो हमें क्या करना है, इन दोनों सेल्स को डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए 9th क्लास में और 11th क्लास में डिफरेंस क्या रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी दैट कि 9th क्लास में आपने एक बड़ा ही ब्रीफ सा आइडिया लिया था सेल के बारे में और ऑर्गेनेल्स के बारे में, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है, चीज़ें थोड़ी सी डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब सिंपल ही है, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आज हम जो सेल पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द प्लांट सेल। तो डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप भी बना लें, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लें, डायग्राम को समझ लें, उसके बाद ही आप डायग्राम को बनाएं और सारा अपना रिटर्न काम करें। तो सबसे पहले लेक्चर को सुनिए कि क्या समझा रहे हैं सर, उसके बाद ही लिखने का काम करिएगा। तो चलिए, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है इन केस ऑफ प्लांट सेल। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि प्लांट सेल जो होता है इसका एक प्रॉपर शेप होता है। क्या होता है किसका? प्रॉपर शेप। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो प्लांट सेल होता है इसका एक सेल वॉल होता है, ऑर्गेनाइज सेल वॉल होता है, और प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, राइट। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जब हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम से। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लांट सेल बनाया है। ये किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए, सो जब भी आप ये कॉपी पे डायग्राम बनाएं तो पूरी एक प्रॉपर शेप आपकी कोई होनी चाहिए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटरनल साइड। तो देखिए जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, सो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, या आप ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, दिस इज़ नॉन एज सेल वॉल। क्या कहा जाता है इसे? सेल वॉल। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी ब्लैक कलर की लेयर है ये सेल वॉल ही है, ये आउटर लेयर है सेल वॉल का, और जो ये अंदर है दिस इज़ द इनर लेयर, दिस इज़ द इनर। तो ये हैं बेसिकली दोनों ही क्या हैं, दिस इज़ आउटर सेल वॉल, दिस इज़ इनर सेल वॉल, पहली चीज़। अब देखिए अगली चीज़, सेल वॉल के अंदर हमें ये एक मैंने बिल्कुल लाइट कलर का स्ट्रक्चर बनाया है। सो जो ये लाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है मिडल लैमिला। क्या कहा जाता है? मिडल लैमिला। तो देखिए सेल वॉल का काम क्या है प्लांट सेल में? प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, और जो मिडल लैमिला है ये प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, प्लांट सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्लांट की ये जो सेल वॉल है ये कुछ जगह से डिसकंटिन्यूस है। ये देखिए ये कुछ जगह दिख रही है आपको, यहाँ से ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से ये डिसकंटिन्यूस है। तो इनके बीच में फिर कनेक्शन कौन बना रहा है? क्योंकि अगर ये डिसकंटिन्यू हो गया तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा। सो इस कनेक्शन को जो मेंटेन करता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से होता है, इसके बीच में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इन दोनों ये जो वॉल्स हैं इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। सो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए सेल वॉल के बाद जो ये ब्लू कलर की आपको लेयर दिख रही है, ये देखिए ये जो ब्लू कलर की लेयर है, दिस लेयर, ये जो पूरा का पूरा लेयर दिख रहा है
द लेयर इनर टू द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर 9th में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। सो इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इट स्टोर्स द साइटोप्लाज्म, राइट। सो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होगा, लिक्विड मटेरियल, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये देखिए, ये जितना भी मैंने ग्रीनिश मटेरियल बनाया है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहा जाता है। बात समझ में आई? अब जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। 2 तरह का कौन सा है? जब हम फर्दर या अभी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर में मैंने बनाया है। सेंटर में कह सकते हैं जो प्लांट सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज ऑन द पेरिफेरल साइड। वो सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से थोड़ा सा हट के होता है। तो जो अब देखिए, एक तो साइटोप्लाज्म आ गया इस न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। एक साइटोप्लाज्म ये आ गया, और जो दूसरा साइटोप्लाज्म होगा वो ये जो न्यूक्लियर वॉल है इसके और इसके जो बीच का मटेरियल होता है। सो इसके बेसिस पे साइटोप्लाज्म 2 तरह का होता है, राइट। सो जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होता है उस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बात समझ में आ गई आपको? अब आगे चलते हैं। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर आ गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है? ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको इंटैक्ट रखता है अपनी अपनी पोजीशंस पे। तो अब उसके बाद जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट सेल में कौन कौन से मेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सो अब आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया? सेल वॉल कंप्लीट हो गया, प्रॉपर शेप भी कंप्लीट हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर दैट इज द वैक्यूल। प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द वैक्यूल। अब जो ये वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। नीट में पूछा जा सकता है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये पूरा वैक्यूल आ गया। और वैक्यूल के अंदर पाया जाता है सेल सैप। तो ये सेल सैप बेसिकली क्या है? ये प्लांट का जो आप कह सकते हैं कुछ रिजर्व फूड होता है, ये उसको स्टोर करके रखता है सेल सैप। बात समझ में आई? क्योंकि प्लांट सेल को क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो सेल सैप क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है। तो ये देखिए, ये दोनों मैंने वैक्यूल से बनाए हैं। उसके बाद जो ये देखिए रेडिश कलर के मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है और एक यहाँ पे। सो जो ये रेडिश कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में याद करिए, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था 10th क्लास में, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं या फिर उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, इसी की तरह सफेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो छोटे छोटे, ये जो ग्रीनिश कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे ये देखिए। सो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हमें हर एक स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ना है तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस।
तो अब देखिए जो ये मैंने इसका न्यूक्लियस बनाया है प्लांट सेल का, तो सबसे पहली जो आपको चीज़ याद रखनी है कि जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है इट इज़ ऑन द पेरिफेरल साइड। पेरिफेरल साइड क्या होता है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, ये थोड़ा सा साइड पे होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसके कारण ये न्यूक्लियस को पुश कर देता है आगे की तरफ। ये इसका आंसर है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो न्यूक्लियस के सबसे जो इनर स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस नहीं कह सकते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस फ्यूचर में जाके जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। किस तरह से बनाता है ये हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये देखिए जो ये मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप इसको न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं, राइट। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये डिटेल्स में पढ़ना है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कुछ जगह से ये डिसकंटिन्यू होती है ताकि जो ये सेल का बाहर का जो मटेरियल है सेल में जा सके और सेल का अंदर का मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल बाहर जा सके। सो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसकंटिन्यूस होती है न्यूक्लियस में ही, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, राइट। उसके बाद जो ये न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमैटिन, जो फ्यूचर में जाके क्रोमोसोम बनाता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। उसके बाद ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस। तो ये सारे मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस। तो बड़े सारे बच्चों को न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा न्यूक्लियस है कौन सा न्यूक्लियोलस है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जो स्ट्रक्चर में छोटा है उसका स्पेलिंग बड़ा होता है और जो स्ट्रक्चर में बड़ा है उसका स्पेलिंग छोटा होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब ये देखिए ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के आप देख रहे होंगे कि साइड से कुछ ये रेड कलर के यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर निकले। मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स आपको किस तरह से बनाने हैं। कुछ इस तरह के देखिए स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं यहाँ से। सो जो ये रेडिश कलर के यहाँ से स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं विच आर रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक, इनको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है। वन इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को RER भी कहा जाता है और ये आ गया स्मूथ। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो ये देखिए ये जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो ब्लैकिश कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं दीज आर बेसिकली द राइबोसोम्स। और जिस एंडोप्लाज्मिक के स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहा जाएगा, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं इनको कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन्हीं का ही एक और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो ये यहाँ पे देखिए आपको साइड पे दिख रहा है। सो दीज आर द स्मॉल लैमिला लाइक स्ट्रक्चर। तो लैमिला कैसे होते हैं, बेसिकली कुछ इस तरह के पैरेलल रोज में स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। और जो गोल्गी अपरेटस होता है ये प्लांट सेल में एनिमल सेल से छोटा होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो ये जो यहाँ से ये देखिए साइटोप्लाज्म में कुछ तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर होते हैं और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के बीच ही प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज आर बेसिकली द, इनको आप बोल सकते हैं फ्री राइबोसोम्स। दीज आर बेसिकली द
फ्री राइबोसोम्स, राइट। सो बहुत कुछ आप नया सीख रहे होंगे। आप मुझे इस चीज़ का डेफिनेटली श्योरिटी है। और अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, प्लांट सेल में अपना फूड स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ बनाए हैं, कुछ मैंने यहाँ बनाए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज अमाइलोप्लास्ट। सो अमाइलोप्लास्ट बेसिकली क्या करते हैं, दे स्टोर स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, प्लांट का रिजर्व फूड है। उसके बाद अगर अगले स्ट्रक्चर की तरफ चले तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये कुछ लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जब आप बनाएंगे, सो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है इन्हें, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम यहाँ पे क्या होता है सेल्स में, दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, दे एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो ये सेल को क्या करते हैं, बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन सब का हम स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है आगे की तरफ, राइट। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स प्लांट सेल के, जो हमने काफ़ी डिटेल में देखा है इसका स्ट्रक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आप अब इसको 2-3 बार सुन के इनके नोट्स बना लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल है। सो होप करता हूँ कि आज का ये जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो अब हम अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, राइट।